नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज बात होगी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिससे अडानी क्यों गायब रहे और इस समिट में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, इसके साथ ही कैसा है राजस्थान का चुनावी बजट, इसको लेकर भी होगी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अडानी को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद खलबली मची हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह ग्रुप दशकों से शेयर में हेराफेरी कर धोखाधड़ी करता रहा है। आज इसी मामले में लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या दलील रखी गई, इस पर हमारे सहयोगी निपुण सहगल विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। एक थी वकील विशाल तिवारी की और दूसरी याचिका थी वकील मनोहर लाल शर्मा की। दोनों ही याचिकाओं में अडानी हिंडनबर्ग विवाद के अलग अलग पहलुओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गया ही नहीं। कोर्ट ने कहा, हमारी चिंता है उन निवेशकों के प्रति जिनके लाखों करोड़ रुपए इस सारे मामले में डूब गए। हम चाहते हैं कि उनके हितों को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था में सुधार कर सके हम, और इसके लिए हमें सुझाव चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सेबी के लिए पेश हुए थे, उनसे कहा कि आप सेबी से बात करें, वित्त मंत्रालय से बात करें और हमें सुझाव दें कि जो नियामक व्यवस्था है शेयर बाजार की, उसमें और सुधार कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात का भी संकेत दिया कि वो अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, जिसमें बाजार के विशेषज्ञ होंगे, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे, एक पूर्व जज भी उसमें हो सकते हैं और वो कमेटी भी सुझाव देगी। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट जांच के पहलू पर नहीं गया, बल्कि निवेशकों को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है भविष्य में, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है। और सोमवार 13 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने की। शुभारंभ किया उन्होंने, जिसमें तमाम उद्योगपति शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्य अतिथि हूं, लेकिन सबका स्वागत कर रहा हूं क्योंकि यूपी से ही मैं सांसद भी हूं और यहां से मेरा खास लगाव है। जल्द ही यूपी को 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी जाना जाएगा। समुद्र मार्ग से यूपी को जोड़ा जा रहा है। यहाँ निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि पहले लोग यूपी को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन अब सुशासन इस राज्य की पहचान है। 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, ये बयान सुनिए। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। आदित्य बिरला ग्रुप ने इस समिट में यूपी के अंदर 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। वहीं रिलायंस कंपनी के अंबानी ने 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया। वहीं इस समिट में अडानी पर सबकी नजर टिकी हुई थी, लेकिन वो इस इन्वेस्टर समिट में शामिल नहीं हुए। अडानी क्यों गायब रहे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हो चुकी है। इस समिट में रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी समेत देश और दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन नजर आए।
मगर लोगों की निगाहें तो गौतम अडानी को ही ढूंढती रही। अब सवाल है कि जिस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और अलग अलग सत्रों में आयोजित होने वाले इस समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे, साथ ही कई बड़े बिजनेसमैन भी इस समिट में शिरकत करेंगे, तो वहां गौतम अडानी क्यों नहीं पहुंच रहे? आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर रहने वाले अडानी के लिए यूपी इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान उत्तर प्रदेश आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई में हुए रोड शो में अडानी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सहमति दी थी। हालांकि इसी के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। यूपी सरकार ने अडानी को न्योता भी भेजा था, लेकिन उनके ग्रुप ने आने को लेकर कोई सहमति नहीं दी। गौरतलब है कि अडानी इन दिनों कई मुश्किलों से घिरे हुए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते उनकी कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट देखी गई है, जबकि हाल ही के दिनों में उनके शेयरों में तेजी भी नजर आई है। इससे पहले वो 2018 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में नजर आए थे। इस बार भी उनका शामिल होना लगभग तय ही माना जा रहा था, मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते सब कुछ बदल गया। आपको बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, बजाज फिनसर्व के चेयरमैन संजीव बजाज, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के अलावा देश और विदेश के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने के लिए आए हुए हैं। 10 से 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो यूपी में एक तरफ विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, वहीं इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। यूपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। इनका कहना है कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी कई बयान दिए हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें भगवा सियासत का सबसे बड़ा शिल्पकार माना जाता है, लेकिन उन्हीं योगी के राज में उन्हीं के नेता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनता हुआ बता दिया है। योगी हिंदुत्व के सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि वो हिंदुत्व को जीते हैं। उनका हिंदुत्व कैसा है और उससे कौन सहमत है या असहमत है, ये एक अलग मुद्दा है। मगर सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भगवा सियासत की धारा को तेज धार मिली है। अब उसी धारा पर उनके नेता भी चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी से पूर्व विधायक संगीत सोम की। संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना के पूर्व विधायक है। उनका बयान इन दोनों सुर्खियों में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक विषय को लेकर आया हूं और विषय पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग लोग और खासतौर से अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों ये जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। अभी स्थिति, अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग चीनी के लिए मर रहे हैं, लोग दूध के लिए मर रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चेले ये स्थिति बनाना चाहते हैं? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। संगीत सोम के इस बयान के बाद सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी पूर्व विधायक अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार विवादों में बने रहे हैं। बीती 25 जनवरी को ही बाल ठाकरे के खिलाफ 2008 में दिए गए भड़काऊ भाषण पर उन्हें बरी किया गया था। तो राजस्थान में चुनावी साल है। इस बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। आज के बजट में क्या खास रहा, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। चलिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा में जमकर हंगामे के बीच राजस्थान सरकार ने अपना 2023 का चुनावी बजट पेश कर दिया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, खिलाड़ियों और बुजुर्गों के लिए इस बजट में कई सौगात दिए गए हैं।
3 घंटे और 16 मिनट तक चले भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले साल 2022 में उन्होंने 2 घंटे 57 मिनट का बजट भाषण पढ़ा था। आखिर राजस्थान का बजट इतना अहम क्यों है? चुनाव पर इसका क्या असर होगा? क्या अशोक गहलोत राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे? आखिर राजस्थान सरकार की वो कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं जो सुर्खियों में है? जानिए बजट की कुछ खास बातें। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। 50 यूनिट बिजली को बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे गरीबों, पिछड़े लोगों को मदद मिलेगी। 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया है। महंगाई और भूख की मार झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। बजट स्पीच के दौरान अशोक गहलोत ने 76 लाख प्रदेशवासियों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का ऐलान किया है। वहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे छात्रों के शोध में बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। सुरक्षा को देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार ने प्रदेश की बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान किया है। एक जगह से दूसरी जगह पढ़ रहे छात्रों के लिए 75 किलोमीटर की बस सेवा फ्री की गई है। आए दिन पेपर लीक की खबरें सामने आती रहती हैं और तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को निराश कर जाती है। इस मामले से निपटने के लिए विशेष टीम गठित की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को काबू में किया जा सके। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि किसी सरकारी नौकरी के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क होंगी, यानी कि भर्ती परीक्षा के लिए अगर जो छात्र जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए सरकार ने बजट तैयार किया है। इस बजट का आने वाले समय में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।